नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पीएटी का 2020 का जो पेपर है, उसमें 8 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8 नवंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द बेस्ट मेथड ऑफ हैंड मिल्किंग ऑफ डेयरी काउस इज, डेयरी की गायों का हाथ से दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ठीक है, तो हाथ से दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है फुल हैंड मिल्किंग, पूरे हाथ से दूध दोहन। ये है फुल हैंड, इसी को बोला जाता है फिस्टिंग भी, अंग्रेजी में इसको फिस्टिंग कहा जाता है। ठीक, इस मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें मतलब ये बेस्ट मेथड है। बाकी अगर हम अदर मेथड देखें हैंड मिल्किंग की, तो उसमें स्ट्रिपिंग है और नकलिंग है। ये दोनों भी अगर देखें तो ये बाय हैंड मिल्किंग है, बट ये बेस्ट नहीं है। उसका रीजन है, इधर ये सबसे खराब मेथड है, इसमें एनिमल को पेन होता है और मिल्किंग भी कंप्लीट नहीं होती है। स्ट्रिपिंग की बात करें तो ये स्मॉल टिट्स के लिए है, छोटे थनों के लिए है और लास्ट मिल्क निकालने के लिए, आखिरी का जो दूध है उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो तीनों में बेस्ट अगर बात करें तो फुल हैंड मिल्किंग है। फिर नेक्स्ट, गर्बर टेस्ट डज नॉट गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन द फैट कंटेंट ऑफ द मिल्क इज लेस देन, जब दूध में वसा की मात्रा से कम होती है तो गर्बर परीक्षण सटीक परिणाम नहीं देता है। ठीक है, तो यह आंसर बिल्कुल सही है इसका, 3.2%। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे काउ मिल्क की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम 3.2% फैट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इससे कम फैट है मिल्क में तो वो मिल्क है ही नहीं, उसको हम मिल्क बोलेंगे ही नहीं। और जब मिल्क ही नहीं है तो फिर उसमें फैट परसेंट पता करने से मतलब ही क्या है। तो अगर इससे कम फैट है या इतना या इससे कम फैट अगर है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, उस मिल्क को कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो खरीदती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम अगर बात करें तो 3.2% उसके अंदर फैट होनी चाहिए। द टेस्ट दैट इज यूज्ड इन मिल्क प्लांट्स टू डिटरमाइन एसिडिटी इन मिल्क इज, दूध में अम्लता निर्धारित करने के लिए दुग्ध संयंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण है। ठीक, तो इसके अंदर देखें तो अल्कोहल टेस्ट है, एसिडिटी के लिए होता है, अम्लता के लिए होता है, एसिडिटी या अम्लता के लिए अल्कोहल टेस्ट। ठीक, बाकी मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट की बात करें तो ये बैक्टीरिया के लिए है, इसका यूज बैक्टीरियल काउंट पता करने के लिए करते हैं। लेक्टोमीटर का यूज रिलेटिव डेंसिटी के लिए होता है, आपेक्षिक घनत्व के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। साथ में इससे हम पता लगाते हैं मिल्क के अंदर पानी की मिलावट का, पानी की मिलावट। ठीक, और गर्बर टेस्ट से हम पता लगाते हैं फैट का। ठीक है, तो अल्कोहल टेस्ट की बात करें तो ये मेनली होता है एसिडिटी के लिए, और ये जो टेस्ट है इसको हम प्लेटफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। प्लेटफॉर्म टेस्ट, प्लेटफॉर्म टेस्ट का मतलब है हैंड टू हैंड। ठीक है, जहां मिल्क कलेक्शन हो रहा है वहीं पर हम इस टेस्ट का यूज करते हैं। द इंडियन नेम फॉर क्लेरिफाइड बटर फैट इज, क्लेरिफाइड बटर फैट का भारतीय नाम, बटर फैट का मतलब है मक्खन की वसा, बटर की वसा, बटर का फैट। ठीक है, तो जब एक्सेस प्रोडक्शन होता है, जैसे खास तौर पे बारिश के टाइम की अगर हम बात करें तो उस समय प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब प्रोडक्शन ज्यादा हो किसी सीजन में तो मिल्क की जो फैट है उसको सेव करके रख लिया जाता है। ठीक है, और उसका यूज फिर बाद में वापस मिल्क बनाने में होता है, तो उसको बोला जाता है बटर फैट। ठीक, और क्लेरिफाइड बटर फैट जो है वो इसी फैट को क्लेरिफाइड करके क्या बना दिया है, घी बना दिया। तो घी अगर देखें तो यह है क्लेरिफाइड बटर फैट। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर इट्स ब्लैक कलर्ड मीट, निम्नलिखित में से कौन सा अपने काले रंग के मांस के लिए जाना जाता है। तो सारी दुनिया जानती है कड़कनाथ है, कड़कनाथ का मीट अगर देखें तो काला होता है। ठीक है, ब्लैक मीट इसका रहता है। और ब्लैक मीट के लिए अगर देखें तो एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन की प्रेजेंस से
इसका जो ब्लड है ये प्रेजेंट है ब्लड में, और इसलिए ब्लड का कलर मेलेनिन अगर देखें तो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये अगर प्रेजेंट है ब्लड में तो ब्लड काला, और ब्लड काला तो मीट भी काला। ठीक, तो सही आंसर है कड़कनाथ। बाकी असील देखें तो इसको गेम बर्ड बोलते हैं, खेल पक्षी, ये भारत की इंडिया की ब्रीड है, देसी ब्रीड। ब्रह्मा देखें तो ये एशियाटिक ब्रीड है। ठीक है, और वन राजा भी देखें तो ये इंडियन ब्रीड है, इंडियन ब्रीड। आप अगर देखेंगे इससे पहले वाले जो पेपर्स हैं उनमें इसके बारे में हल्की फुल्की डिस्कस हो चुकी है कि इसको कहां पर सबसे पहले डेवलप किया गया। डीप लिटर सिस्टम ऑफ पोल्ट्री इज रिलेटेड टू, पोल्ट्री की गहरी कूड़ा प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो डीप लिटर अगर देखें तो हाउसिंग सिस्टम का पार्ट है, तो ब्रीडिंग का पार्ट नहीं है, हाउसिंग का पार्ट है, फीडिंग का पार्ट नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट भी नहीं है। तो ये सिस्टम ऑफ हाउसिंग है। ठीक है, आवास की प्रणाली का एक पार्ट है। वर्किंग कैपिटल इन डेयरी फार्म रिफर्स टू द कैपिटल नीडेड फॉर द परचेस ऑफ, एक डेयरी फार्म में कार्यशील पूंजी निम्न की खरीद हेतु आवश्यक पूंजी को संदर्भित करता है। ठीक है, कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल। ठीक, कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल का यूज अगर हम देखें तो दैनिक कार्यों में होता है, जो रोजमर्रा के जैसे कार्य हैं, ठीक है, कम टाइम वाले, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो अब कम टाइम में देखें तो लैंड तो फिक्स्ड वाली चीज हो गई है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है डेली खरीद रहे बेच रहे, ये काम हो नहीं रहा है। इनपुट सच एज फीड एंड फोडर, ये डेली वाली चीज। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम डेली खरीद देंगे, तो ये जो इनपुट है ये डेली वाला, मतलब इसमें यूज हो सकता है। इक्विपमेंट्स डेली वाले नहीं है, इनका यूज डेली नहीं होगा। मशीनरी भी सेम चीज है, वो भी डेली वाली नहीं है। तो जिनका यूज डेली काम में होता है वो कैपिटल है वर्किंग कैपिटल। ये जो चीजें हैं तीनों, इनके लिए हम एक तरह से जो फिक्स्ड कैपिटल वाला है उस पोर्शन को हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो सही आंसर जाएगा हमारा बी, खाद चारा जैसे इनपुटों के। इन ए हेड टू हेड सिस्टम ऑफ हाउसिंग एनिमल्स आर टाइड इन सच ए वे दैट दे स्टैंड फेसिंग, आवाज की सिर से सिर की प्रणाली में जानवरों को इस तरह से बांधा जाता है कि वे के सम्मुख रहे। ठीक है, हेड टू हेड मतलब मुंह आमने सामने। ठीक, तो देखो इसमें इच अदर, एक दूसरे के, बिल्कुल सही है। उसने बोला है कि वे टू दे स्टैंड फेसिंग, ठीक है, के वे के सम्मुख रहे, तो एक दूसरे के सम्मुख, हेड टू हेड में। तो पहला वाला आंसर ही हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन ही सही है। टेल टू टेल मतलब ये तो गड़बड़ है, ईस्ट पूर्व ये सब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा ईच अदर, एक दूसरे से सम्मुख रहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्क प्रोडक्ट्स हैज मैक्सिमम फैट कंटेंट, निम्नलिखित दूध उत्पादों में से किसमें अधिकतम वसा की मात्रा होती है? तो घी है जिसके अंदर 99.5% या रेंज में देखें तो 99 to 99.5% फैट होती है। ठीक है, बाकी क्रीम में अगर देखें तो एवरेज 30 to 50% फैट है। पनीर के अंदर अगर देखें तो पनीर जैसे मान लो चेड्डार की ही बात करें तो 33.8% फैट है, और बटर की बात करें तो 80% फैट है। तो सबसे ज्यादा फैट घी के अंदर ही। If the lactometer reading of a milk sample is 29 at 60 degree Fahrenheit, its specific gravity will be the, यदि किसी दूध के नमूने का लैक्टोमीटर पठन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 29 है तो इसका विशिष्ट गुरुत्व होगा। ठीक है, तो एक डायरेक्ट ट्रिक हमने बोला है कि जब भी हमारे पास में लैक्टोमीटर रीडिंग हो इसमें 0.5 ऐड करो तो हमको मिल जाता है CLR। ठीक है, और जब CLR मिल जाए तो कुछ नहीं करना, 1.0 लगाना है और पीछे CLR लगाना है, 1.0 प्लस CLR। अब इसमें क्या बोला उसने, लैक्टोमीटर रीडिंग, लैक्टोमीटर रीडिंग मतलब LR कितना है 29 है, प्लस इसमें 0.5 ऐड किया तो क्या आ गया CLR 29.5। और हमने कहा कुछ नहीं करना है, आगे CLR के आगे 1.0 मतलब इसके आगे 1.0 लगा दो, पीछे CLR, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है 0.29। ठीक है, हमारे पास में 0.295। ठीक है, अभी ये सही नहीं बोल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन तो गलत ही है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। इसका मतलब
जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो आंसर आया यही ज्यादा सही ऑप्शन हमको लग रहा है, पर एक्चुअल में देखें तो सही आंसर ये है, ठीक है, बट ये है नहीं ऑप्शन में, तो ज्यादा नजदीक यही है। इसका मतलब कि शायद उसने इस COLR को ही उसने CLR मान लिया। अब आप देखो कि अगर मान लो CLR 29 हो तो फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, आगे 1.0 कॉमन और पीछे CLR, बस शायद यही सोचा है उसने, ठीक है। बट जब भी ऐसा कुछ आए तो हमको तो यही प्रोसेस फॉलो करना है, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देख लेंगे। कॉक्सीडियोसिस, ए डेडफुल पोल्ट्री डिसीज इज कॉज्ड बाय, एक भयानक पोल्ट्री रोग कॉक्सीडियोसिस के कारण होता है। तो कॉक्सीडियोसिस इज ए प्रोटोजोन डिसीज, प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। और इसकी खास बात है कि ये अधिकतर जो है वो लिटर से फैलती है, लिटर या बिछावन। इसका मतलब कि इसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, अगर इसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रहा तो सबसे ज्यादा चांस होने के हैं कॉक्सीडियोसिस, ठीक है। इसका मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो इसका मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जब भी ऐसा लगे कि हाँ इसकी थिकनेस ज्यादा हो गई है, ठीक है, जब भी ऐसा लगे कि इससे अमोनिया की स्मेल आना शुरू हो गई है, तब इसको हमको चेंज कर देना, ठीक है। ये हमको इस चीज का ध्यान रखना है। फिर है नेक्स्ट, विच सिस्टम ऑफ पोल्ट्री रियरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर कमर्शियल ब्रॉयलर रियरिंग, पोल्ट्री पालन की कौन सी प्रणाली वाणिज्य ब्रॉयलर पालन के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखें तो डीप लिटर सिस्टम, गहरे कूड़े की व्यवस्था बेस्ट है, ठीक। ध्यान रखना, जनरली एक चलता है फ्री रेंज, जिसको हिंदी में बोले तो मुक्त प्रणाली, फ्री रेंज, और एक है इंटेंसिव, जिसको हम बोले सघन। ये दो ज्यादा पॉपुलर है, बाकी जो सेमी इंटेंसिव की बात करें, फोल्डिंग यूनिट की बात करें, ये इतनी पॉपुलर नहीं है। फोल्डिंग यूनिट का मतलब जिसको फोल्ड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, ठीक है। सेमी इंटेंसिव का मतलब है कि जिसके अंदर हम दोनों का यूज करते हैं, मतलब फ्री रेंज भी रहती है और इंटेंसिव भी रहती है, ठीक है। मतलब कि हमने पिंजरों में भी रखा है या डीप लिटर में भी रखा है और साथ में उनको कुछ खुला स्पेस भी अच्छा खासा दिया है, तो वो होता है सेमी इंटेंसिव, पर इनका यूज नहीं होता है। मेनली ये और ये दो चलते हैं। ये अगर देखें तो बैकयार्ड पोल्ट्री में काफी पॉपुलर है। बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब घरों के पीछे, गांव में, मतलब मेनली कहां पर हो रहा है, गांव में, ठीक। और ये अगर देखें तो ये है कमर्शियल, इसका यूज अगर देखें तो कमर्शियल सबसे ज्यादा फिलहाल में हो रहा है, क्लियर। अब इसके अंदर भी दो चीजें हैं, एक इसके अंदर है डीप लिटर, गहरी बिछावन, और दूसरा है इसके अंदर केज, पिंजरा, ठीक है। डीप लिटर ब्रॉयलर के लिए अच्छी है और केज लेयर के लिए अच्छी है। क्यों? तो डीप केज के अंदर जो तीन बड़ी प्रॉब्लम है वो तीनों के तीनों लिमिटेड है। कौन सी बड़ी? कैनिबलिज्म है, सेकंड डिसीज इन्फेक्शन, और थर्ड अगर देखें तो वो है फीड वेस्ट है, ठीक। ये तीनों के तीनों इसके अंदर कंट्रोल है, ये तीनों इसमें प्रॉब्लम है, ठीक। अब इसमें कैनिबलिज्म की बात करें तो कैनिबलिज्म का मतलब है कि मुर्गी एक दूसरे के अंडे फोड़ती है, ठीक है, पंख नोचती है, तो ये है कैनिबलिज्म। और ये चांस लेयर में ज्यादा है अंडे फोड़ने का, तो अगर लेयर केज में रहेगी तो फिर उसको अंडे फोड़ने के चांस ज्यादा नहीं रहे, लेकिन डीप लिटर में रहेगी तो अंडे फोड़ने के चांस है। ब्रॉयलर में अंडे का कोई काम नहीं है, ठीक है, अंडे देने से पहले ही उसका काम हम खत्म कर देंगे, तो यहां पर कैनिबलिज्म की प्रॉब्लम ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए ब्रॉयलर को डीप लिटर में और लेयर को केज में रखा जाता है, ठीक। अब इसने जो पूछा है वो पूछा है कि वाणिज्य ब्रॉयलर, कमर्शियल ब्रॉयलर रेयरिंग, ठीक है, तो कमर्शियल ब्रॉयलर रेयरिंग देखें तो वो होगी डीप लिटर में, तो इसका सही आंसर आएगा डीप लिटर। बटर वर्कर इज डिफाइंड एज, मक्खन कार्यकर्ता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो बटर वर्कर की बातचीत अगर देखें तो पहले हमारी शायद किसी पेपर में हुई है, अभी और कर लेते हैं इसकी डिस्कस। बटर वर्कर की बात करें तो
इसका यूज अगर देखें तो ये टू मेक यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ बटर, टू मेक यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ बटर, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब एक समान संगठन, मतलब बटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, जितनी भी चीजें हैं, वो पूरे बटर में इक्वली फैल जाए, इसी को बोलते हैं हम उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और सेकंड देखें इसका पर्पस, तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट, यानी बोले टू मेक या टू मिक्स सॉल्ट इन बटर, ठीक है। और थर्ड अगर देखें तो रिमूवल ऑफ वाटर और छाछ या बटर मिल्क, छाछ का मतलब है बटर मिल्क, फ्रॉम बटर। बटर के अंदर जो छाछ पार्टिकल्स है, कर्ड पार्टिकल्स है, मॉइस्चर पार्टिकल्स है, उनको बाहर निकालने का काम भी ये करता है। तो देखते हैं अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आमतौर पर एक बिजली संचालित डेयरी उपकरण जो मक्खन से छाछ को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये बात हमारी इसमें फिट बैठ रही है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला, मक्खन निर्माण उद्योग में काम करने वाले लोग, ये तो उसने कार्यकर्ता के हिसाब से, वर्कर के हिसाब से बता दिया है, गलत है। आमतौर पर एक हाथ से संचालित डेयरी उपकरण जो मक्खन से छाछ को अलग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज उसने मेंशन की है, यहाँ पर भी वही मेंशन की है, बस यहाँ ये है कि इसने लिखा है बिजली संचालित, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड है। और यहाँ अगर देखें तो उसने लिखा है हाथ से संचालित, ठीक है, हैंड ऑपरेटेड। तो बटर वर्कर अगर देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, ये हाथ से ही चलता है, ठीक। तो इसका मतलब कि ये जो ऑप्शन है ये ज्यादा सही आ रहा है। फिर लास्ट देख लेते हैं, मक्खन की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना है, यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ बटर, ये नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मतलब मोर करेक्ट है अगर देखें तो वो सी है। फिर नेक्स्ट, इन हॉट रीजन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पोल्ट्री शेड शुड बी रन फ्रॉम, गर्म क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड का लंबा आधार एक्सिस तक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये है पोल्ट्री हाउस, ठीक, ये है उसका लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। ये अगर देखें तो उसका शॉर्ट वाला है, ये है लॉन्ग वाला एक्सिस, ठीक। और लॉन्ग वाला एक्सिस अगर देखें तो ये रखते हैं हम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, जैसे इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है। तो ये पूर्व है और इधर पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम हमको उसको लॉन्ग एक्सिस उसका रखना है। क्यों? क्योंकि पोल्ट्री को टेम्परेचर कम चाहिए, उनको टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस, और 15 मतलब ठंडी के टाइम का, ठीक। तो डायरेक्ट सनलाइट इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अगर गई तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और खासतौर पर गर्मी में तो और ज्यादा समस्या, और जहां गर्म क्षेत्र है वहां पर और ज्यादा समस्या, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट ना जाए, इसके लिए हमने इसको ईस्ट टू वेस्ट बनाया। अब आप कहेंगे कि सर ठंडी में तो इससे भी कम हो जाता है, फिर तो सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो फिर सनलाइट चाहिए, तो आपने देखा होगा ठंडी में ये जो सूर्य है, ये जो सन है, ये थोड़ा सा साउथ में चला जाता है, और इस कंडीशन में डायरेक्ट सनलाइट पोल्ट्री हाउस के अंदर जाएगी। तो जब जरूरत है तब जाएगी, पर जब जरूरत नहीं है तब नहीं जाएगी। फैट इन मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, दूध में वसा इस रूप में मौजूद होता है। तो दूध में वसा अगर देखें तो वो इमल्शन या पायस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इमल्शन या पायस का मतलब है इनसॉल्युबल फॉर्म, अघुलनशील फॉर्म। तो आपने देखा ही है, वसा को, फैट को कितना भी पानी में घोलो घुलती नहीं है, तो ये कैसी है? अघुलनशील है। और ये जो फॉर्म है ये है इमल्शन या पायस। बाकी मिक्सचर के फॉर्म में कुछ भी नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन लैक्टोज ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, कोलाइडस सस्पेंशन के फॉर्म में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो फैट की बात हो रही है, इमल्शन या पायसन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ दही प्रिपरेशन मिल्क इज बॉइल्ड एंड देन अलाउड टू कूल अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस एंड देन ओल्ड इज एडेड। दही जमाने की पारंपरिक विधि में दूध को उबाला जाता है और फिर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने दिया जाता है, और फिर पुराना उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो पुराना क्या? तो पुराना हम लेंगे उसके अंदर दही या कर्ड, और दही या कर्ड
यहाँ अगर बोले तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर हमने क्या मिलाया, जामन, ठीक है, पुराना जामन। और जामन के फॉर्म में हम किसका यूज कर सकते हैं, दही का यूज कर सकते हैं, हम छाछ का यूज कर सकते हैं, हम नींबू के रस का यूज कर सकते हैं। इनका यूज हम जामन के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। मेनली अगर देखें तो यूज होता है दही का, तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा दही, बाकी किसी का भी यूज जामन के फॉर्म में नहीं होता। रोड आइलैंड रेड अ ब्रीड ऑफ चिकन बिलोंग्स टू, मुर्गी की एक नस्ल रोड आइलैंड रेड वर्ग से संबंधित है। तो रोड आइलैंड रेड अगर देखें तो ये अमेरिकन वर्ग की है, अमेरिकन क्लास की ब्रीड है, ठीक है। तो सही आंसर आ जाएगा सी। बाकी मेडिटेरियन, एशियाटिक और इंग्लिश की अगर ब्रीड देखें तो वो अलग अलग है, इन सबके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बनी हुई है, शायद इसमें से बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा। द मेन पर्पस ऑफ रियरिंग कमर्शियल ब्रॉयलर चिकन, वाणिज्य ब्रॉयलर चिकन के पालन पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक। तो आ गया इसमें ब्रॉयलर, और ब्रॉयलर अगर आ जाए तो हमारी बातचीत हुई है कि ब्रॉयलर का मतलब होता है मीट। आप सभी जानते होंगे कि ब्रॉयलर का यूज किस में होता है, मीट के अंदर। लेयर अगर होती तो एग के लिए होता, ब्रॉयलर है तो मीट के लिए। तो मीट प्रोडक्शन ओनली बिल्कुल सही है, गेम नहीं, एग नहीं, बोथ मीट एंड एग नहीं, ठीक है, ओनली उसका यूज होता है मीट के लिए। इन इंडिया ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड टू क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड इन द ईयर, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम वर्ष में एक राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि भारत को, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पे लाने के लिए कौन सा प्रोग्राम चालू हुआ, और तो वो है ऑपरेशन फ्लड। और कब चालू हुआ, तो 1970 में, 1970 में, 1970 में व्हाइट रिवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड चालू हुआ। द यूज ऑफ बटर चन्नर इज, बटर चन्नर का यूज किस में, और बटर चन्नर को क्या बोला उसने, मथानी, मथानी मतलब मथनी, ठीक है। तो इसका यूज किस में होता है, तो टू मेक बटर फ्रॉम क्रीम, बिल्कुल सही है। बटर चन्नर का यूज, चन्नर का मतलब चर्निंग, जो चर्निंग करता है, और चर्निंग का मतलब होता है मथना, ठीक है। अब मथेंगे किसको, या तो क्रीम को या दही को, और दही और क्रीम को मथेंगे तो क्या बनेगा, बटर बनेगा, मक्खन बनेगा, ठीक है। टू मेक क्रीम फ्रॉम मिल्क नहीं, टू मेक घी फ्रॉम बटर नहीं, टू मेक मिल्क बेस्ड स्वीट्स नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा मोर करेक्ट है, ठीक। इसमें जैसे मक्खन से घी बनाना, तो घी बनाने के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है, मथना नहीं पड़ता। टू मेक क्रीम फ्रॉम मिल्क है, इसके लिए सेपरेशन होता है, पृथक्करण होता है, ठीक है, उसके लिए मथने की जरूरत नहीं है। और ये तो सब अलग अलग चीजें हो गई। मुर्गी के अंडे की उचित हैचिंग के लिए इंक्यूबेटर का इष्टतम तापमान डैश 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 होना चाहिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेटर फॉर प्रॉपर हैचिंग ऑफ चिकन एग शुड बी, ठीक। तो इसके लिए टेम्परेचर हमको चाहिए 99 to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, 99 37.22 डिग्री सेल्सियस, 101 38.33 डिग्री सेल्सियस, बस ये रेंज हमारी बिल्कुल सही है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 38.5 to 38.88 ज्यादा हो गया, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन ऊपर है। 35.35 ये कम हो गया, ठीक है। 39 पॉइंट ये तो और ज्यादा हो गया, बस ये ही सही है, ये हमारी जिस रेंज में हमने लिखा है उस रेंज के अंडर में आ रहा है, ठीक। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काउ मिल्क, ठीक है। तो काउ मिल्क की एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.028 to 1.030। देखते हैं, फर्स्ट वाला गलत, ये भी गलत, ठीक है, ये भी गलत, ये सही है, ठीक। ये जो ऑप्शन बाकी दिए हैं ये तो हो ही नहीं सकते। 1 पॉइंट हमने बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी में मिल्क में 1.0 ही आएगा, 1.0, यहाँ 1.0 दोनों में ही नहीं है, तो ये तो सीधे बाहर हो गए। इनमें है, ठीक है, लेकिन इनमें अगर देखें तो ये वो काफी कम हो रहा है, और ये काउ मिल्क के बात करें तो काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये रेंज बिल्कुल फिट बैठ रही है, यूं बोलो कि वही बैठ रही जो हमने बोला है। As per the Food Safety and Standards Authority of India, the minimum milk fat percentage of buffalo milk, ठीक है। तो बफेलो मिल्क के लिए मिनिमम फैट देखें, उसका स्टैंडर्ड देखें अकॉर्डिंग टू FSSAI के अकॉर्डिंग, तो फैट मिनिमम 5% एंड SNF मिनिमम
9%। ठीक है, फैट में ही 6 भी आता है। कुछ ऐसे स्टेट है, खासतौर पे जो ऊपर वाले हैं कुछ स्टेट, उनमें मिल्क फैट मिनिमम बफेलो में 6% होना चाहिए। बस ये क्राइटेरिया हमारा सेट हो जाए, फर्स्ट वाला सीधा सीधा सेट हो रहा है, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। The dairy equipment which is used for separation of skimmed milk and cream from the whole milk is called। ठीक है, क्रीम और स्किम्ड मिल्क, मलाई रहित दूध और क्रीम को अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज होता है क्रीम सेपरेटर का। तो देख लेते हैं कहीं, हाँ ये है ऑप्शन में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैक्यूम पेन, इसका कोई वो नहीं है। बटर चर्नर का यूज थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, बटर बनाने में होता है। रोलर ड्रायर का यूज मिल्क पाउडर को बनाने में होता है, दुग्ध चूरने को बनाने में करते हैं। ठीक है, और क्रीम सेपरेटर का यूज क्रीम को सेपरेट करने के लिए करते हैं, और जब क्रीम सेपरेट होती है तो पीछे स्किम्ड मिल्क बचता है। द एज ऑफ केटल कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द हॉर्न रिंग इन द केस ऑफ एन इंडियन काउ इफ 2 हॉर्न रिंग्स आर सीन ऑन द हॉर्न on each horn, what will be its approximate age। मवेशियों की उम्र को सींग के छल्ले देखकर निर्धारित किया जा सकता है। भारतीय गाय के मामले में यदि प्रत्येक सींग पर 2 सींग के छल्ले देखे जाते हैं तो इसकी अनुमानित आयु क्या होगी? ठीक है, तो ये बाय हॉर्न एज पता करने का तरीका है। हॉर्न की खास बात है कि इनके ऊपर रिंग्स बनती है। ठीक है, और जो फर्स्ट रिंग है, ये फर्स्ट रिंग अगर देखें तो ये बनती है 3rd ईयर पर, मतलब तीसरे साल पर पहली रिंग आती है। और उसके बाद में ईच रिंग पर ईयर, हर साल एक रिंग बनती जाती है। ठीक है, इसका मतलब शुरू के 2 साल खाली चले गए, 2 साल खाली गए, 3rd पर पहली आई। इसका मतलब जब फर्स्ट रिंग आई थी तब एज कितनी हो गई? 3 इयर्स। और उसके बाद में हर साल आना, इसका मतलब जब सेकंड आएगी तो 4 ईयर हो जाएगी, जब थर्ड आएगी तो 5 ईयर हो जाएगी। इसका मतलब जितनी भी रिंग्स है, अगर इन रिंग्स के अंदर हम 2 ऐड कर दें तो हमको एज मिल जाएगी। और यह है बाय हॉर्न एज पता करने का फॉर्मूला। अब उसने बोला है 2 रिंग्स है, और 2 रिंग्स मतलब एज कितनी होगी? 4 ईयर। ठीक है, तो एज है 4 ईयर। अब देखते हैं ऑप्शन। 4.5 ज्यादा हो रहा है, 2.5, 3.5 कम हो रहा है, 5 सारे देखें तो ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो फिर ज्यादा या मोर करेक्ट ऑप्शन है 4.5 ईयर्स। क्योंकि अगर मान लो एज 4 से कम हुई तो फिर रिंग आपको एक ही दिखाई देगी। ठीक है, सेकंड रिंग कब आएगी? जब उसकी एज 4 ईयर होगी तब वो सेकंड रिंग आएगी। तो इसका मतलब कि आंसर 4.5 ज्यादा सही है। ठीक है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग इज डैश 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 डैश। मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि इंक्यूबेशन पीरियड डैश 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 दिन होती है। तो मुर्गी में अगर देखें तो इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज का होता है। उद्भवन काल जिसको हम बोले तो 21 दिन का होता है। ठीक है, 21 दिन में हमको इस अंडे से चूजा प्राप्त हो जाएगा। और ये है लास्ट क्वेश्चन। इट इज डिजायरेबल दैट ए गुड डेयरी काउ हैज ए। यह वांछनीय है कि एक अच्छी डेयरी काउ में डैश 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 होता है। ठीक है, देखो डिजायरेबल पूछा है। डिजायरेबल मतलब जो हम जरूरी है, होना चाहिए एक काउ के अंदर। तो एक काउ के अंदर क्या होना चाहिए? फेरोसियस लुक, जंगली रूप, नहीं, ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है, वोलेटाइल टेम्परामेंट, परिवर्तनशील स्वभाव, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, जेंटल डोसाइल लुक एंड माइल्ड टेम्परामेंट, शांत विनम्र रूप और सौम्य स्वभाव, यही हमको चाहिए। ठीक है भैया, दोहन के समय, मिल्किंग के समय क्या रहे? वो शांत रहे ताकि हम मिल्किंग प्रॉपर कर पाए। और मिल्किंग के आगे पीछे भी अगर बात करें तो जो भी हम उसके साथ में जो भी उसकी क्रियाकलाप हो रहा है, जो काम कर रहे हैं, साफ सफाई जो भी है, उसमें वो शांति से खड़ी रहे। ठीक है, ये होना चाहिए। ब्रूटल लुक, क्रूर रूप, ये भी नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था 8 नवंबर का पेपर 2022 का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 9 नवंबर का पेपर। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं
आपके एनिमल हस्बेंड्री में जो 8 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था, शिफ्ट है सेकंड AG3 अर्थात पशुपालन के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ बफेलो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इंडियाज रैंक, दुनिया में भैंस की आबादी के संबंध में अगर भारत की बात करें तो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। तो इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया बफेलो के अंदर वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें तो फर्स्ट रैंक पर आता है। ठीक है, भैंस की जनसंख्या में भारत का फर्स्ट पोजीशन है। कितने परसेंट? तो वर्ल्ड की अगर हम देखें तो 54.5% पॉपुलेशन जनसंख्या किनकी? भैंसों की। कहां पर है बेटा? तो भारत में। और विश्व का कितना पशुधन भारत में? तो पहले ये डाटा था बेटा 16 से 18%, 16 से 18% पशुधन भारत में विश्व का, लेकिन अभी नाउ डेज ये लगभग 10% के आसपास आ गया है। ठीक है, पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में जो पशुधन है विश्व का वो 16 से 18% है, लेकिन अब ये कितने के पास आ गया है? तो ये कम हुआ है, 10% के आसपास आ गया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग मिल्क गिवन पीरियड द काउ नीड्स एडिशनल फीड फॉर मिल्क प्रोडक्शन विच इज नोन एज, दूध देने की अवधि के दौरान गाय को दूध उत्पादन के लिए अतिरिक्त चारे की आवश्यकता होती है, जिसे किस प्रकार से जाना जाता है? तो प्रेगनेंसी राशन बिल्कुल नहीं, मेंटेनेंस राशन जीवन निर्वाह के लिए, और गेस्टेशन राशन मतलब गर्भावस्था के लिए, दोनों बात हुई है। तो लैक्टेशन राशन है ना, दूध के लिए बात हो रही है, क्योंकि पशु का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। तो दूध उत्पादन के लिए जो दाना दिया जा रहा है, क्योंकि बात भी उसी के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है सर? तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हो रही है। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें कौन सा राशन देना चाहिए बेटा? मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें लैक्टेशन राशन या दुग्ध स्त्रवण आहार देना चाहिए। इंडिजीनियस कैटल इज कैटेगराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, देसी मवेशी किसकी उपस्थिति के कारण जाना जाता है? तो हम सब जानते हैं देसी पशुओं में हमें कुबर देखने को मिलता है, हम्प देखने को मिलता है, इसलिए देसी गाय विदेशी गाय से भिन्न होती है। फॉर क्विकर इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एनिमल द चॉइस ब्रीडिंग टेक्निक, पशुओं के प्रदर्शन में त्वरित सुधार करने के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी तकनीकी या कौन सी प्रजनन विधि का प्रयोग करोगे? तो पशुओं में अगर आप तेजी सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। देखो, क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर ध्यान रखना, शीघ्रता से सुधार की बात आए, तत्काल सुधार की बात आए, ठीक है, शीघ्रता से सुधार की बात हो, तत्काल सुधार की बात हो, क्विक इंप्रूवमेंट हो, तो इसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग होता है, क्योंकि आपको F1 जनरेशन में ही सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ग्रेडिंग ऑफ क्रमोन्नति, ये एक तरह से देखा जाए तो नस्ल सुधार का ये भी कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर तत्काल वृद्धि नहीं होती, 7 पीढ़ी के लिए आपको सुधार करना पड़ेगा। क्लोज ब्रीडिंग बहुत ही सगे संबंधियों में, बहुत निकट के पशु में होने वाला प्रजनन है। और इन ब्रीडिंग इज ए टाइप ऑफ ब्रीडिंग, और इसमें 4 to 6 जनरेशन के एनिमल्स को जिनमें सेम ब्रीड हो या संबंधित पशु हो उनमें होने वाला प्रजनन होता है इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग कई टाइप होता है, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्लियर? चलिए, फाउल क्लोरा इज काज्ड बाय, जो फाउल क्लोरा है ये किसके कारण हो रहा है? तो फाउल क्लोरा जो हो रहा है पास्चुरेला मल्टीसिडा के कारण होता है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। पशु और मवेशियों को खिलाई जाने वाली एक फलदार चारा है, अ लेग्यूमिनस फोडर क्रॉप फीड टू लाइव स्टॉक, तो कौन सा है? तो आप भली भांति जानते हैं ये तीनों नॉन लेग्यूम फोडर है। ये तीनों कैसे बेटा? नॉन लेग्यूम है, मतलब अगर हम बात करें तो नॉन लेग्यूम का अर्थ क्या है? ये अदलहनी चारे हैं। कैसे हैं? तो अदलहनी चारे हैं, और एक ही दलहनी चारा है, कौन सा है? लूसर्न। इसके अलावा और कौन सा है? बरसीम है। ठीक है, और भी है, बाकी ये दो अच्छे से याद रखना। तो आपसे इसी के बारे में पूछा गया था। और ओट्स जो होता है बेस्ट क्रॉप है, संसार में सर्वोत्तम फसल है, क्या बनाने के लिए? हे बनाने के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मक्का जो होता है एक निम्न श्रेणी का चारा है। मक्का एक कैसा चारा है? निम्न श्रेणी का चारा है, क्योंकि इसको दुधारू पशुओं को खिलाने से उनका दूध उत्पादन घट जाता है, पर फिर भी बेस्ट क्रॉप है मक्का। किसके लिए? हे बनाने के लिए अपनी बात हुई, अपनी ओट्स या जई की।
और बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग आ जाए तो मक्का होता है, ध्यान रखना है। और बात निकली है सोरगम की, तो इसके बारे में भी आप जान लो बेटा। बात आई है यहाँ पर सोरगम की, ज्वार की। तो ज्वार में अगर अपन देखें तो HCN होता है, ठीक है, जो घुटने वाली अवस्था है तब तक आपको सोरगम या ज्वार नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि HCN धुरीन प्रूसिक अम्ल जो होता है पशुओं को, रुमेन को फुला देगा और पशु की मृत्यु हो जाएगी। द प्राइमरी डेयरी एनिमल इन इंडिया इन रिलेशन टू इट्स कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री, ठीक है, देश के कुल दूध उत्पादन में इसके योगदान के संबंध में भारत का प्रथम डेयरी पशु है। अब देखो बेटा, ये डेटा अगर अपन देखें तो ऊंट का और बकरी का सबकी बात करें तो बकरी का मेनली जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% के आसपास है, केटल का है, अभी ये जो डेटा चेंज हुआ है ये 52 हो गया है, और बफेलो का जो है ये 45 हो गया। पहले ये अपोजिट डायरेक्शन में था ना, बफेलो का कंट्रीब्यूशन 50 से ऊपर था, काऊ का 50 से नीचे था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा आया उसमें केटल बोला, तो केटल में देसी भी आ जाएगी, विदेशी भी आ जाएगी, हाइब्रिड भी आ जाएगी, तब मिलाकर बनता है केटल। अगर वो इंडिजीनियस केटल बोलता तब गाय का कम हो जाता, समझ रहे हो बात को, लेकिन उसने केटल शब्द यूज किया यहाँ पर। तो केटल मतलब ऑल एनिमल्स जो गाय की तरह है, जैसे काऊ हो गया, इंडिजीनियस हो गई, हाइब्रिड हो गई, सभी के बारे में बात हुई। तो केटल शब्द सबके लिए यूज होता है, इस बात को ध्यान रख लेना। तो देश में कुल दूध उत्पादन में योगदान में जब ये क्वेश्चन आया था तब तो आंसर बफेलो था, इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका 2020 का बेटा, तो 2020 में तो बफेलो का ही योगदान था। लेकिन नाउ डेज अगर अपन देखें तो मिल्क प्रोडक्शन में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? केटल। केटल मतलब देसी गाय, विदेशी गाय, संकर सब आ चुकी है जो भारत में है, और बफेलो का अब कितना हो गया 47। तो अभी हाल फिलहाल अगर अपन इसका आंसर 2024 के हिसाब से देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका काऊ। लेकिन जिस साल ये एग्जाम में था उस साल आंसर क्या था? बफेलो। क्लियर बात? तो अभी इसका आंसर बी है, और मान लो केटल नहीं है तो फिर तो ऑप्शन में कोई डाउट है नहीं, सी बचेगा बेटा। तो 2024 के अकॉर्डिंग डेटा अपन देखे जो एनालिसिस है उसके अनुसार 2024 के अनुसार गाय है, और जब जिस साल ये पेपर में आया था उस साल बफेलो ही था, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हाल फिलहाल क्या है तो याद रखना गाय का योगदान ज्यादा है। क्लियर? चलिए, द पैथागोनोमोनिक सिम्टम्स ऑफ द ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर के पैथागोनोमोनिक लक्षण क्या है? चलो देखते बेटा। मांसपेशियों से प्रभावित हिस्से पर दबाने पर चटचट की आवाज आना, बिल्कुल आती है, लेकिन ये पैथागोनोमोनिक लक्षण नहीं है। बुखार भी आता है, फपोले ये कोई होते नहीं है। स्तन ग्रंथियों में सूजन आना, ये इसका राइट आंसर है। जब ब्लैक क्वार्टर होता है तो इस तरह से स्वेलिंग होती है, और इस स्वेलिंग के कारण पैरों में सूजन होने के कारण, क्वार्टर्स में, हिंड क्वार्टर्स और फोर क्वार्टर्स में सूजन होने के कारण आयन पर भी सूजन आ जाता है, जिससे उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मतलब इसका जो इन्फेक्शन होता है वो मेमोरी ग्लैंड तक जाता है, जिसको बोला गया पैथागोनोमोनिक लक्षण। द होम ट्रैक ऑफ जमुनापारी। तो जमुनापारी कहाँ की रहने वाली है? तो भैया जमुनापारी इटावा की है, और इटावा यूपी में आता है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका ए। क्लियर बात? चलिए, मेटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल दैट इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी इज कॉल्ड। संबंधित व्यक्तियों के बीच संभोग जो कि होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, स्पीस हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेडिंग अप। ध्यान देना बेटा, इसमें एक ही इन ब्रीडिंग का है, बाकी सब आउट ब्रीडिंग का। और जो जो आउट ब्रीडिंग के हैं, जो जो किसके हैं? आउट ब्रीडिंग के, उनमें हमेशा क्या बढ़ती है? हेट्रोजाइगोसिटी। क्या बढ़ने वाली है उनमें भैया? हेट्रोजाइगोसिटी, विषम युग्मजता, विषम युग्मजता, उनमें क्या बढ़ती बेटा? हेट्रोजाइगोसिटी, विषम युग्मजता बढ़ती है। और एक ही चीज है जो ज्यादातर होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है, वो है क्या बेटा? इन ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन। इन ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन। तो जहां इन ब्रीडिंग होगा वहां होमोजाइगोसिटी, समरूपता, एक रूपता, रक्त का सकेंद्रीकरण, गुणों का स्थिरीकरण, अनुवांशिकता, पैतृकता सब बढ़ती जाएगी। विविधता, वेरिएशन, होमोजाइगोसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन हेट्रोजाइगोसिटी घटती जाएगी। किसमें? अंतः प्रजनन में। इसके अलावा आउट ब्रीडिंग में हेट्रोजाइगोसिटी, वेरिएशन ये सब बढ़ता है। समझ गए?
तो इसका राइट आंसर फिर क्या होगा सर? बी होगा, क्योंकि सगे संबंधियों में हो रहा देखो मेटिंग, होमोजाइगोसिटी, रिलेटेड, और रिलेटेड कहाँ होता है? इनब्रीडिंग में होता है, आउटब्रीडिंग में तो कभी रिलेटेड होता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज किंग ऑफ फॉडर? किसे हरे चारों का राजा कहा जा रहा है या चारों का राजा कहा जा रहा है? तो ऑन एंड ओनली बरसिम। ठीक है भाई। लुसर्न को रानी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसे हम कैमल क्रॉप कहते हैं, ठीक है, कैमल क्रॉप कहते हैं, एग्जॉस्टिंग क्रॉप कहते हैं, और मोटे अनाज का राजा कहते हैं, मोटे अनाज का राजा कहते हैं। और मक्का को क्या कहते हैं भाई? अनाजों की रानी कहते हैं, अनाजों की रानी। तो ये कहानी याद रखना। और अनाजों का राजा कौन है? तो गेहूं ही, आप जानते बेटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉडर क्रॉप्स क्लासिफाइड एज खरीफ फॉडर? इनमें से कौन सा खरीफ का है? तो खरीफ की बात करें तो लुसर्न, बरसिम, ओट, ये तीनों रबी के हैं। ज्वार किस में क्लासिफाई है? खरीफ में। लुसर्न, ओट, जई, ये सब के सब किस में आएंगे? तीनों रबी के चार हैं। और जो ज्वार है खरीफ की है। इसके अलावा एक लोबिया है, ये भी खरीफ में आता है, ध्यान रखना, लोबिया भी खरीफ में आता है। क्लियर दैट? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर ऑफ केटल? मवेशियों का सामान्य तापमान होता है, गाय के लिए बात करें तो हम डी डमरू होता है। और सेल्सियस में आ जाए बेटा तो 38.6 टू 38.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में आपको ध्यान रखना है। चलिए, और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो मुर्गी का होता है, पोल्ट्री का होता है, हेन का होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 40 के लमसम होता है, ध्यान रखना। चलिए भैया, एक थंब रूल है फीडिंग में इज टू मीट टोटल ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट इज सच अ वे। डेयरी पशु आहार का मुख्य नियम है, थंब रूल है कि कुल ड्राई मैटर की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो कैसे देना है। ठीक है भाई। तो एक पशु को अगर अपने को ड्राई मैटर देना है तो उसको कैसे देना है? तो उसको देना है कैसे? अगर अपन उसको दाना दे रहे हैं तो दाने से कितना पूरा करना चाहिए? 1/3 पूरा करना चाहिए। यदि हम कंसंट्रेट दे रहे हैं तो 1/3, और यदि हम चारे से ड्राई मैटर दे रहे हैं तो ये कितना देना चाहिए? 2/3। तो इस बात, यदि एक पशु को हम शुष्क पदार्थ दे रहे हैं तो उसका कितना चारे से देना, कितना दाने से देना है? तो डीएम का 2/3 सांद्र से मिलता है, शेष 1/3 चारे से। बिल्कुल गलत बात। डीएम का 2/3 सांद्र से मिलता है, 1/3 सूखे चारे से मिलता है। डीएम का 2/3 सांद्र से मिलता है, शेष 1/3 चारे से मिलता है। डीएम का 1/3 सांद्र से मिलता है, शेष 2/3 हरे चारे से या सूखे चारे से मिलता है। तो राइट आंसर हो गया बी। डीएम मतलब ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ, दाने से 1/3 और चारे से 2/3। और इसका अनुपात आ जाए बेटा तो ध्यान रखना, 1 भाग दाना 2 भाग चारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्रू स्टमक ऑफ काउ? तो आप सभी जानते हो 4 अमाशय होते हैं, पहला रुमेन, फिर रेटिकुलम, देन ओमेजम, देन एबोमेजम। रुमेन को आप लोग पाउच बोलते हो, रुमेन को क्या बोलते हैं? पाउच। रेटिकुलम को टूल बॉक्स या हनीकॉम्ब। ओमेजम को मिडिल लेमिला जैसी संरचना पाई जाती है, इसलिए इसको मैनीप्लाइस कहा जाता है, इसे मैनीप्लाइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ऊंट और लामा में नहीं होता और जो जन्म के समय पाया जाता है उसी को हम ट्रू स्टमक, सत्य अमाशय, यथार्थ अमाशय, असली पेट कहा जाता है, जठराशय कहा जाता है, वास्तविक अमाशय कहा जाता है। जन्म के समय बोले ट्रू स्टमक बोले, सत्य बोले, वास्तविक, यथार्थ, असली पेट, जठराशय, एबोमेजम, सब एक ही बात है। किसकी बात हुई भाई? वास्तविक पेट। तो ये लो भाई, वास्तविक पेट कहाँ गया? अरे भाई एबोमेजम, दैट इज बी बकरी। ठीक है, ध्यान देना, सबसे ज्यादा भंडारण की क्षमता रुमेन की होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ही ली बेटा। ओमेजम की बात करें तो ये कैबेज लाइक कंपार्टमेंट है, पत्ता गोभी वाला आमाशय है, और ये हनी काम्ब की तरह होता है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। चलिए आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमेन फ्रॉम द बुल इज कलेक्ट एंड फिल्ड थिन प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड स्टोर्ड लिक्विड नाइट्रोजन विच मेंटेन वेरी लो टेम्परेचर। तो जब -196 डिग्री सेल्सियस पर हम सीमेन को एक स्ट्रॉ में रखते हैं तो किसके साथ रखते हैं बेटा इसको? तो लिक्विड
नाइट्रोजन के साथ रखते हैं और ये टेम्परेचर है -196 और -79 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं स्ट्रो के अंदर सीमेंट को। सॉलिड, ठोस, CO2 शुष्क बर्फ प्लस एल्कोहल। अगर इस पे रखेंगे तो इन्फिनिट टाइम तक, अनंत काल तक भंडारण होता है, और इस पे रखेंगे तो कुछ वर्षों के लिए होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो आंसर आ गया सी, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है बेटा, इस टेम्परेचर को क्या बोलने वाले हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। फिर से लिख देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। इस टेम्परेचर को हम बोलने वाले हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, और एक क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट भी होता है, ग्लिसरॉल। क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट। क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट कौन होता है बेटा? तो ये होता है ग्लिसरॉल, जो ठंडी चोट से बचाता है। किससे बचाता है? सीमेंट को ठंडी चोट से बचाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भवती गाय को भ्रूण की वृद्धि के लिए अतिरिक्त फीड की आवश्यकता होती है यदि वह इससे अधिक समय की गर्भवती हो। अ प्रेग्नेंट काउ नीड्स एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द फीटस इफ इट प्रेग्नेंट फॉर मंथ्स और मोर। एक गाय जो गर्भवती है उसे अतिरिक्त दाना कब से खिलाएंगे? यदि वो गर्भवती है तो अतिरिक्त दाना देते हैं 5 से 6 माह की उम्र में। राइट आंसर आएगा बी। और इसके लिए हमें कितना कंसंट्रेट देना चाहिए? तो 1 से 1.5 किलोग्राम दाना देना चाहिए गर्भवती गाय को प्रतिदिन, एक्स्ट्रा अलाउंस के रूप में देना चाहिए। द होम ट्रैक ऑफ गिर ब्रीड, दैट इज गिर कहाँ की है? तो गुजरात की, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ कैटल कास्ड बाय वायरस? तो वायरस के द्वारा, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल है, ये भी बैक्टीरियल है। तो बचा कौन सा? FMD, रेंडर पेस्ट, मैरेक्स। ठीक है, ये सब वायरल डिजीज है बेटा। बाकी जिन पे मैंने पीछे टिक लगाया ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक, अभी अपनी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, दैट इज सी चेन्नई रुमेन, सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्स हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ फास्फोरस? इनमें से किसको खिलाएंगे तो ज्यादा फास्फोरस मिलेगा? तो आप सभी जानते हो हड्डियों के चूरे में कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में भरपूर होता है, इसलिए हड्डी का चूरे से भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा? फास्फोरस मिलेगा। मछली से और रक्त से, इनसे खिलाने से ज्यादा क्या मिलेगा पशुओं को? प्रोटीन मिलेगा बेटा। ठीक है, इनको खिलाने से प्रोटीन मिलेगा। क्लियर दैट? तो यहाँ पर आपने देख लिया इसका आंसर बेटा। सिम्टम ऑफ द सडन डेथ एनिमल विथ ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम नेचुरल ओरिफ। अचानक मृत्यु होना और प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलतार झागदार जैसा रक्त का स्त्राव होना, ये किस रोग की पहचान है? तो यह एंथ्रेक्स का पहचान है। ठीक है, चलिए तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन जिनके ऊपर अपन ने डिटेल चर्चा करी और आंसर देखा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।